हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजय हियर फ्रॉम एटी जयपुर। आज हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, जो कि फिजिक्स में यूज की जाती है। मैथ का क्या इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में, आज उसे हम जानेंगे कि फिजिक्स में मैथ कैसे यूज होता है और हमें बेसिक मैथ क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, ये हमारे फिजिक्स का क्वेश्चंस है। अभी हमें क्वेश्चंस पे नहीं जाना है कि क्वेश्चंस हमारा क्या है। हम इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि जो बेसिक मैथ है जिसका यूज हमें फिजिक्स में पड़ती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। क्या यह क्वेश्चन बिना बेसिक मैथ के आप सॉल्व कर सकते हैं? जी नहीं। इसके लिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक मैथ जानना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें देखिए, इंटीग्रेशन यूज किया गया है, कुछ ग्राफ के बारे में बताया गया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहां पर हमें बेसिक मैथ के बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोग फिजिक्स का बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। फिजिक्स के अंदर हमें तीन चीजें देखनी होती हैं। एक तो थियरी पार्ट, और दूसरा हमें देखने को मिलता है डेरिवेशन, और तीसरा होता है न्यूमेरिकल। जो हमारा थियरी होता है वो कुछ रूल्स, नियम, सिद्धांत पे बेस होता है जिन्हें सिर्फ समझना होता है। पर यदि डेरिवेशन और न्यूमेरिकल की बात करें तो डेरिवेशन न्यूमेरिकल बिना मैथ का संभव नहीं है। डेरिवेशन न्यूमेरिकल के लिए हमें मैथ आना ही चाहिए। क्या हमें पूरी मैथ आनी चाहिए? जी नहीं। इसके अंदर सिर्फ हमें बेसिक मैथ जानना जरूरी है, इसलिए इसका नाम भी हमने क्या रखा है? बेसिक मैथ। हाँ, इस बेसिक मैथ के अंदर हमें कौन से यूनिट पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, चलिए हम उस पर बात करते हैं। इस बेसिक मैथ के अंदर हमें सिर्फ 5 यूनिट के बारे में बात करनी है। कौन कौन सी? अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस। क्या? अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस। यदि हम अर्थमेटिक्स की बात करें तो अर्थमेटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा चैप्टर्स है जिन्हें पढ़ना संभव नहीं है। जैसा कि हमारा नाम ही रखा है बेसिक मैथ, तो अर्थमेटिक्स में हमें सिर्फ बेसिक चीजें पढ़नी है जो हमें फिजिक्स में यूज आए। ये हमारे अर्थमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स रहे, जिनमें से है नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब, यूनिटरी मेथड, एवरेज और परसेंटेज। हमें इन पूरे चैप्टर को पूरी गहराई से नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इनका बेसिक इंट्रो लेना है। जैसे यदि हम बात करें यूनिटरी मेथड और एवरेज और परसेंटेज का, तो इनमें से हमें सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस करने हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर हमसे एवरेज, औसत, परसेंटेज, प्रतिशत पूछता है। इससे बेस कुछ चीजें पूछता है, तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं। यदि हम बात करें नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम में हमें सिर्फ बेसिक चीजें जाननी जरूरी है कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। यदि हम डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट और क्यूब की बात करें तो इसे हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर दशमलव का बहुत ज्यादा महत्व है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक्स का पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे कि हमने लिखा 634, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाता है संख्या, नंबर। यदि हम सिर्फ 4 की बात करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा अंक, डिजिट। इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 अंक हैं। यानी कि अंकों से मिलकर के संख्या का निर्माण होता है। ऐसे बहुत सारे अंक मिलकर के संख्या का निर्माण कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें 2 अंक मिलकर के संख्या का निर्माण कर दिए, जिसका नाम है 12। हमने लिखा 13, हमने लिखा 150। ऐसे बहुत सारे अंक हो सकते हैं। डॉट 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 इन्फिनिटी हो सकते हैं। एक से लेकर इन्फिनिटी तक बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो जो भी संख्याएं हैं उसे हमने पार्टिकुलर कुछ भागों में बांट दिया। जैसे एक को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, क्या होती है? प्राकृत संख्या। और एक को हमने बोला सम संख्या क्या होती है, और एक हमने बोला कि विषम संख्या क्या होती है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, पर हम फिजिक्स के नजरिए को देखते हुए पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है सिर्फ हम वो चीजें पढ़ रहे हैं। प्राकृत संख्या हम किसे बोलेंगे? प्राकृत संख्या हमारा 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक चलता है। यदि हमने बोला 14, क्या ये प्राकृत संख्या नहीं है? जी हाँ, यह भी प्राकृत संख्याएं हैं। यदि हमने लिखा 150, ये भी प्राकृत संख्याएं हैं। हमने यहाँ कुछ भी लिख दिया, ये सब क्या कहलाएंगे? प्राकृत संख्याएं हैं।
सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए या जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिखा 60, तो 60 क्या है? यह सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 0 है और यह 2 से विभाजित हो जाएगा। हमने लिखा 4, तो 4 क्या है? सम संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 से भी कट जाएगा। हमने लिखा 3, 4, 2, तो क्या ये सम संख्या है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है। जिन भी संख्याओं के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो हर एक संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ना हो। क्या? ना हो। जिस भी संख्या के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो सम संख्या, यदि नहीं है तो विषम संख्या। जैसे 6, 3, क्या इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है? नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? विषम संख्या। जैसे हमने लिखा, क्या ये सम संख्या है? जी नहीं। क्या है? विषम संख्या। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो कभी कभी जब हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पर विषम, सम, प्राकृतिक यह चीजें मिल जाती हैं कि ये संख्याएं क्या होती हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या या विषम संख्या क्या होती है। चलिए अब हम बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ पॉइंट पर ध्यान रखते हैं। दशमलव का जो चिन्ह होता है, जो सिंबल होता है, उसे हम एक डॉट पॉइंट से डिनोट करते हैं। इसे हम बोलते हैं दशमलव। अगर दशमलव कहीं पर सिर्फ अकेला आया हो, 0.7, तो इसे गलत माना जाएगा। इसकी शोभा बढ़ाने के लिए आगे हम 0 बढ़ा देते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.7 ये भी लिखा था, 0.7 ये भी लिखा है, तो सही लिखने का तरीका क्या है? ये है। अगर कहीं पर लिखा है 5 पॉइंट, तो कितना लिखा है? एक्चुअल में 5 लिखा है, पर दशमलव अकेला है। इसी को शोभा पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके आगे 0 बढ़ा देना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया? 5.0। 5 ये भी है, 5 ये भी है, पर ये तरीका गलत माना जाएगा, ये तरीका हमारा सही माना जाएगा। चलिए दशमलव में और क्या चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत है? जैसे अगर कोई अंक, कोई भिन्न वाली चीज़ें लिखी हुई है, हमने कहा इसे दशमलव में कन्वर्ट करो, तो आप 5 में 3 से भाग देते थे, कितना आएगा? 1.6 आया। तो एक तरीका होता है कि ऊपर वाले में से नीचे वाले का भाग दे दो, जो आंसर आएगा दशमलव में आ जाएगा। पर अगर कभी आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई दे और नीचे 10 हो, जैसे यहाँ 3 था, अगर नीचे 10 हो तो आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहाँ कुछ 60 तरीके से आप अपना काम चला सकते हैं। अगर नीचे आप देखो कितना 0 है, एक 0 है, तो जस्ट एक अंक के बाद दशमलव आप लगा दो, आंसर आपका वही होगा 0.7। यदि कहीं पर आपके पास ऐसा कुछ दिखाई देता है और नीचे डबल 0 वाला चीज़ें हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, 634 में 100 का भाग नहीं देना है, बल्कि 60 तरीके से नीचे कितना 0 है? 1, 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, 1, 2, यहाँ पर अब क्या लग जाएगा? दशमलव। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6.34 आंसर। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी अगर आपको ऐसा लिखा हो 6.5, तो इसे आपको भिन्न में बदलना पड़ता है। तो ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव है? एक अंक के बाद है, तो आप पहले पूरा अंक को ऐसे लिख दो, फिर दशमलव के जगह पर आप 1 खींच दो। अब देखो दशमलव कितने अंक के बाद है? एक अंक के बाद है, तो यहाँ पर आप एक 0 बढ़ा दो। ये आपका हो गया दशमलव से भिन्न बनाने का तरीका। या कभी कभी आपको ऐसा भी आया जाएगा, अब इसे कहा गया कि भिन्न में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे? पहले जो भी अंक लिखा है सभी को सेम ऐसे उतार लो। हमने उतार लिया। अब दशमलव जो है उसके नीचे आप 1 लिख दो, 1 लिख दिया। अब देखो कितना अंक के बाद दशमलव था? 1, 2, तो आपको यहाँ पर 2 लिख देना है, बस आपका काम हो गया। अब इसे आप सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। और पॉइंट की अगर हम बात करें, तो अगर कहीं पर लिखा है 0.5, 0.50 या 0.500, बताइए इसमें से बड़ा कौन सा है? तो आप कोई नहीं कह सकते कि ए बड़ा है या ए बड़ा है। एक्चुअल में सभी क्या हैं? सभी बराबर हैं। क्यों? अगर कोई अंक के बाद अगर यहाँ दशमलव लगा है, इधर हम कितना भी 0 क्यों ना बढ़ा ले, इसका कोई महत्व, कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअल में कितना लिखा है? 0.5 ही लिखा है।
से हम माने कि ये सब बराबर हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने बोला कि अगर कोई चीज़ दशमलव से भिन्न में बदलना है तो आपको क्या करना है, जो भी दशमलव वाला चीज़ है उसे आप वैसे लिख लो। जैसे इसमें देखिए 5 है तो 5 को हमने वैसे लिख लिया, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जीरो का इधर कोई महत्व नहीं है। अब आप दशमलव के नीचे आप 1 मान लो। अब देखो दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, तो यहाँ पर हमने एक जीरो बढ़ा दिया। कितना आंसर आया, 5/10। इसे भी हम ऐसा करते हैं, यहाँ देखते हैं 50 है, 50 है तो हमने 50 को ऐसे लिख लिया। अब नीचे दशमलव की जगह पे हमने 1 मान लिया। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2, तो 2 जीरो हमने बढ़ा लिया। चलिए यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, 3 अंक के बाद पहले तो ऐसे हम उतार लेंगे, फिर 3 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव की जगह पे हम 1 मानेंगे और 1 2 3, तो 3 अंक हम आराम से उतार लेंगे। चलिए अब देखते हैं, इसे हम काटने का प्रयास करते हैं, कितने से कटेगा। 5 एकम 5 2 10, 1/2 आया बराबर 50 एकम 50 2 100, बताइए 1/2 आया। 500 एकम 500, 500 दोनों 1000, 1/2 आया। क्या सभी पद बराबर आए कि नहीं आए, आए। तो इससे क्या प्रमाणित होती है कि अगर दशमलव के जस्ट बाद आप कितना भी जीरो क्यों ना बढ़ा लो, उसका वैल्यू वही माना जाएगा, 0.5 0.5 0.5 ही माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कभी कभी दशमलव हमें ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती है, मान लीजिए 6.3 लिखा था और यहाँ पर लिखा था 4.3 लिखा था। अब दोनों जगह दशमलव है तो हम कैसे हटाएं। अगर दशमलव दशमलव के जगह समान हो, जैसे 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, तो ये दशमलव आपस में कट जाती है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 63/43 आ गया। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि हमने ऐसे लिखा और हमारा दशमलव जो है 1 अंक के बाद है, अब कैसे हम दशमलव को हटाएंगे। तो ध्यान देना, सबसे इजी तरीका है कि ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लेना, और नीचे कितने अंक के बाद दशमलव है, 1, तो ऊपर 1 जीरो दे देना। पहले क्या करना, पहले जो चीज़ें ऊपर लिखा है उसे आप नीचे उतार लो, सेम सेम ऊपर उतारो, और जो चीज़ें नीचे है उसे आप सेम सेम नीचे उतारो। अब देखो नीचे कितने दशमलव के बाद, कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2, तो आप नीचे 2 जीरो दे दो। अब नीचे देखो कितने अंक के बाद दशमलव है, 1, तो आप ऊपर 1 जीरो दे दो। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, आपका फाइनल कितना बचेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जीरो है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं हम। अब हमारे पास ऐसा है, इसको अगर हम भिन्न में लाना चाहें तो हमें कैसा लाना पड़ेगा, सिंपल सा, जो ऊपर लिखा है उसे आप सिंपल ऊपर उतार लो और नीचे जो है नीचे उसे उतार लो। अब देखो ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव था, 1 2 3, तो आप नीचे 3 जीरो दे दो। अब नीचे देखो कितने अंक के बाद दशमलव था, 1, तो ऊपर 1 जीरो दे दो। अब इसे काट दिया, अब कटने वाला कुछ नहीं है तो आप सिंपल से ऐसे उतार देना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला पॉइंट हमारा होगा कि कैसे हम दशमलव को जोड़ते और घटाते हैं। अगर कहीं पर लिखा है 0.5 और +5, अब इसे हमें जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ें। जहाँ पर दशमलव ना लिखा हो पहले उस अंक को आप लिखो। हमने लिखा दशमलव हमेशा इस दाहिने तरफ छिपा होता है, हम यहाँ जीरो बढ़ा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा अंक हमारा दशमलव जहाँ पर है, दशमलव के सामने हमें दशमलव लिख देना है। अब आप देखो कि इस साइड में क्या लिखा है, 5, तो इधर आप 5 लिख लो। उस साइड क्या लिखा है, 0, तो आप उधर 0 लिख लो। इसे क्या करना, ऐड करना, तो आप ऐड का चिन्ह लगाओ। अब कितना होगा, 5, इधर कितना बचेगा 5, और दशमलव के नीचे दशमलव। बताइए हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 5.5। चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। अगर कहीं पर लिखा है 0.00005 प्लस यहाँ लिखा है 3.0005, कैसे हम इसे जोड़ेंगे। सिंपल, पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी अंक बड़ा है। पहले हमें बड़ा चीज का चुनाव करना पड़ेगा कि इन दोनों अंकों में बड़ा कौन है। तो बड़ा इसमें में से ए है। क्यों, क्योंकि लिखने का तरीका होता है, जब हम बिस्किट लेने दुकान पे जाते थे तो लिखा रहता था ऐसे करके 5 रुपए, तो ये क्या बताता है, ये रुपया बताता है। इधर क्या बताता है, पैसा बताता है। तो बताइए कितना लिखा है, ये 3 रुपये लिखा है। ये कितना लिखा है, ये 0 रुपया 0.005 पैसा लिखा है ना। तो ये रुपये वाला चीज़ बड़ा होता है, तो इसीलिए सबसे पहले हमें कौन लिखना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा 3.005, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, दशमलव के नीचे हमें दशमलव लगा देना है। अब हमें देखना है कि इधर क्या बढ़ाना है। इधर 3 जीरो के बाद 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 जीरो, फिर 5,
फिर इधर कितना है 1 0, तो हम इधर लगा देंगे 1 0। अब इसे हमें क्या कर देना, ऐड कर देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मिलता ही हो, ना मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बताइए यहाँ पर नहीं कुछ है तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे 0। तो 5 0 कितना होगा 5 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 0 होगा 0 होगा, यहाँ 3 0 3 हो जाएगा, और दशमलव के नीचे क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेम यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे घटाने के लिए। जैसे हमने लिखा 60.07 माइनस 0.006। चलिए पहले ये पता करते हैं बड़ा कौन सा है। बड़ा हमारे लिए कौन सा है ए, क्यों, क्योंकि ये 60 रुपये लिखा है, यहाँ पर 0 रुपया लिखा है। ये पैसा बताता है, ये भी पैसा बताता है, रुपया कौन बताता है इस साइड वाला, इस साइड वाला। तो बड़ा कौन ए वाला। तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा 60.07। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, पहले 006 इधर है तो 006 इधर लिख दिया, इधर सिर्फ 1 0 है तो इधर मैंने 1 0 लिख दिया और माइनस का चिन्ह लगा के इससे से घटा दिया। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे 0, क्या मानेंगे, मानेंगे 0। बताइए अब 10 में से 6 गया कितना बचा 4, यहाँ 6 उतरा, यहाँ पर 0 उतरा, यहाँ पर 0 से 0 जब 0 गया, यहाँ पर क्या बचा 6 बचा। अब पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट बना दिया। बताइए हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर ए रहा। चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। अगर हमारे पास लिखा है 3.07 माइनस 4.07, इसे हम कैसे करेंगे। पहला चुनाव हमारा होगा बड़ा कौन सा है, 4 रुपये या 3 रुपये। 4 रुपये वाला बड़ा है तो पहले इसे हम लिखेंगे 4.07 और फिर हम नीचे लिखेंगे दशमलव, नीचे दशमलव करेंगे। इसके बाद 2 अंक के बाद 0 0 से हम इधर कर देंगे, इधर एक ही है तो इधर हमने 3 लिख देंगे और हम इसे घटा देंगे। अब 7 में से 7 गया 0 0 और 4 में से 3 गया 1 और दशमलव नीचे दशमलव हमारा हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आया 1.00। क्या ये सही है, जी नहीं। अब यहाँ पर हमें यह चीज़ देखना भी जरूरी है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब देखिए माइनस वाला संख्या बड़ा था तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर क्यों नहीं माइनस लगा। यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर जो 60 है वो पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह आया। यहाँ पर निगेटिव है, माइनस जो है निगेटिव है, पॉजिटिव चिन्ह आया। और यहाँ पर जो निगेटिव वाला साइन है 4 के पास, यह बड़ा है इससे, इसलिए यहाँ पर निगेटिव आया। जैसे अगर निगेटिव है, जैसे अगर कहीं लिखा है 3 - 2 तो इसका आंसर कितना होता 1। क्यों, क्योंकि +3 है तो प्लस माइनस मिलकर के हमेशा माइनस होता है, तो प्लस माइनस मिलकर हमेशा माइनस होता है। तो ये प्लस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला ज़्यादा तो यहाँ हम प्लस लिख देते हैं। अगर यहाँ पर लिखा हो 2 - 3 तो आंसर कितना आएगा। पहले तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस पहले घटेगा तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर चिन्ह देखा जाता है किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का। अब आप देखिए प्लस वाले के पास ज़्यादा है कि माइनस वाले के पास, तो माइनस वाले के पास ज़्यादा है, 3 है, ये तो 2 ही है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। सेम यही चीज़ें यहाँ पर हमने किया है कि यहाँ पर -4 है, यहाँ पर सिर्फ 3 है, तो -4 और 3 तो बड़ा कौन 4 वाला, इसलिए घटाने के बाद हम चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस वाले का। चलिए उम्मीद करता हूँ शायद ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं गुणा और भाग की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं गुणा के बारे में। कहीं पर लिखा है 3.22 इंटू लिखा है 4.2, इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले ध्यान देना कि दशमलव के बाद जो भी अंक हम पढ़ते हैं तो एक एक करके पढ़ते हैं। कैसे 3.22, ऐसा नहीं कि 3.22, ये गलत तरीका है। पढ़ने का सही तरीका क्या है, दशमलव के बाद एक एक अंक 3.22, ठीक है। चलिए अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 3.22 को हमने ऊपर लिखा और 4.2 को हमने नीचे लिखा। जैसे हमें सिंपल मल्टीप्लाई आता है वैसे हम करेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 6, कितना आएगा, ये हमारा आंसर आया। अब इस पे आपको ये देखना है कि ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव है और नीचे कितने अंक के बाद दशमलव है। ऊपर 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 1 अंक के बाद दशमलव है, तो टोटल कितना हुआ, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 3 हुआ। तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगा दो। बताइए अब आपका आंसर क्या आया, 13 एक एक अंक पढ़ना है ना, 524, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं भाग का।
अगर कहीं पर लिखा है 3.5 भागा 1.5, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो लिखा है ऊपर हम लिख लेंगे 3.5, और भागा मीन्स भिन्न होता है, बट्टा होता है, तो नीचे कितना लिख लेंगे 1.5। अब दशमलव एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव है, तो दशमलव दशमलव कट जाएगा जैसा कि हमने बताया है। तो हमारा कितना आएगा 35/15 आ जाएगा। अब ये 5 से दोनों कट रहा है, इसे आप काट सकते हैं, 5 7 35, 5 3 15। हमारा आंसर कितना आया 7/3 आया। यदि कभी ऐसा आ जाए 4.5 भागा सिर्फ 5, तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, पहले ऊपर 4.5 है तो 4.5 लिखेंगे, और नीचे भिन्न लगा करके नीचे 5 है तो 5 लिखेंगे। अब आप बोलोगे कि नीचे दशमलव है ही नहीं, ऊपर दशमलव है, तो कैसे सॉल्व करना है। हमने बताया था दशमलव हटाने का तरीका कि अगर ऊपर दशमलव हटाना है तो आप नीचे वाले को घूस देना 0, अगर नीचे दशमलव है तो ऊपर वाले को घूस देना पड़ता है 0। तो बताइए कितना अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये ऊपर वाला किसे घूस देगा, नीचे वाले को देगा। तो बताइए कितना देगा, 1 0 देगा। तो पहले तो ऊपर वाले को साफ साफ ऐसे लिख लो, हमने लिख लिया। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 0 नीचे वाले को देगा, तो 5 तो ऐसे रहेगा और उसके साथ 1 0 बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद 0 हमने बढ़ा दिया। अगर यहाँ पर मानिए एक अंक और होता तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ जाता। अब हमारा आंसर क्या आया 45/50। अब ये 5 से कट रहा है, 5 9 10। हमारा आंसर कितना आया 9/10। हमने इसे शॉर्ट तरीका लिखने का तरीका बताया था कि अगर नीचे 10 हो, 100 हो या 1000 हो, यानी कि 1 × 00 के रूप में हो, तो उसे लिखने का तरीका क्या बताया, नीचे 1 0 है तो ऊपर एक अंक के बाद आप दशमलव लगा लो, तो एक अंक के बाद दशमलव 9 लग जाएगा। ये लिखने का तरीका गलत है, इसलिए आगे आप 0 बढ़ा लो, ये आपका आंसर आ गया। तो शायद अब हमने सीख लिया दशमलव का जोड़ करना, घटाना, गुणा और भाग। जो दशमलव का एक बेसिक होता है वो हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दशमलव से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आता है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।